बच्चे हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर लास्ट क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीटली खत्म कर दिया था। आज हम उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। वैसे तो इस चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होने के जस्ट बाद ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है, बट हम उस ऑर्डर में नहीं पढ़ रहे हैं। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी पोर्शन होगा वो पूरा खत्म करेंगे और इसको खत्म करने के बाद स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं, जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया है तो इसके अंदर हमारे पास, अच्छा ये बताओ, मैंने सीमेन क्या होता है वगैरह ये सब वर्ड बता दिए थे, तो कोई नहीं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कुछ शब्द के साथ। और जैसे एक वर्ड आपको मिलेगा सीमेन। सीमेन का मतलब मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर स्पर्म होगा और प्लस क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा। और मैंने आपको बताया था कि जो सेमिनल प्लाज्मा होता है इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। एक तो आपका सेमिनल वेसाइकल का सिक्रीशन होगा, एक आपका प्रोस्टेट का सिक्रीशन होगा और एक काउपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन। इन सबके सिक्रीशन को, इन सबके सिक्रीशन को मिला के जो है इसे हम क्या बोलते हैं, सेमेन बोलते हैं। ठीक, अगर हम बात करें तो सेमेन के बाद एक शब्द और जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, एक वर्ड है इजैकुलेशन। क्या वर्ड है? इजैकुलेशन। इजैकुलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ सेमेन। क्या होता है? रिलीज ऑफ सेमेन। सेमेन के रिलीज को हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन बोलते हैं। और एक शब्द आपको मिलेगा इंसीमिनेशन। क्या मिलेगा? इंसीमिनेशन। और इंसीमिनेशन शब्द का मतलब होता है रिलीज ऑफ सीमेन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर सीमेन को रिलीज करना, इसे हम क्या बोलते हैं, इंसीमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? इंसीमिनेशन बोलते हैं। यहां तक की बात है। अब पीएच ऑफ सीमेन मैंने क्या बताया था आप लोगों को, 7.4। ये शायद मैंने लिखवा भी दिया था। पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। तो ये बस बेसिक सी बातें थी। और अब जो है आगे बढ़ते हैं। ये दो शब्द याद रखना, इजैकुलेशन एंड इंसेमिनेशन, ये दोनों वर्ड आते रहेंगे, इस्तेमाल होते रहेंगे। अच्छा, एक और शब्द मुझे याद आया। एक वर्ड कई बार मिलेगा हमें, कॉपुलेशन। क्या मिलेगा? कॉपुलेशन। कॉपुलेशन का मतलब होता है इंसर्शन ऑफ पेनिस इनटू फीमेल वजाइना। इसे हम क्या बोलते हैं? कॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। अगर यहाँ तक नोट किया हो तो आगे अगले पेज पे चल लो। चले, ठीक। अब हमारे पास जो टॉपिक शुरू होता है उस टॉपिक का नाम है गैमिटोजेनेसिस। क्या नाम है? गैमिटोजेनेसिस। अगर मैं गैमिटोजेनेसिस की बात करूं तो इसमें आपको दो शब्द मिलेंगे। एक क्या? गैमिट
और एक वर्ड क्या मिलेगा आपको, जीनेसिस। अगर मैं बात करूं तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। क्या होता है मतलब, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। अब आइदर वो गैमीट मेल गैमीट हो सकते हैं या फीमेल गैमीट हो सकते हैं, लेकिन गैमीट की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। अगर हम आगे बात करें तो गैमेटोजेनेसिस हमारे पास दो तरीके के मिलेंगे। कितने तरीके की, दो तरीके। एक हमारे पास होगी स्पर्मेटोजेनेसिस, एक हमारे पास मिलेगी oogenesis। अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो यहाँ क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होगा। और अगर हम बात करें oogenesis की तो यहाँ क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एग या फिर ओवम। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ एग या फिर ओवम। ऑब्वियसली स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगी, इन मेल, और oogenesis कहाँ होगी, इन फीमेल। तो अभी हमें कौन सा पढ़ना है, सिर्फ मेल वाला, तो इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है, चलें आगे। चलो ना, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, देखना ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल। कौन सेल बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, अगर हम बात करें इस स्पर्मेटोगोनिया सेल के अंदर होता क्या है, माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस होता है। और ये डिवाइड करके एक सेल से कितने सेल बना लेंगे, दो सेल। ठीक, जैसे मैंने इसी को कॉपी कर लिया, पेस्ट। ठीक, एक और कॉपी कर ले रहे हैं थोड़ा, या दो बहुत है, चलो दो बार किया, दो बार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके पास भी ये जो सेल बनी है दो, ये फर्दर हो सकता है डिवाइड करें और डिवाइड करके और भी सेल्स आगे बनाएं। तो अगर और भी सेल आगे बनाएंगे तो ये लो एक और सेल और ये एक और सेल। अब अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं, यानी इंक्रीज कर रहे हैं सेल के नंबर। और यहाँ जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस का नाम क्या है, माइटोसिस। माइटोसिस एक तरीके का सेल का डिवीजन होता है, जहां पर एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाती है और फिर आगे सो ऑन वो दोनों सेल डिवाइड करके दो और सेल बनाती रहेंगी थ्रू द माइटोसिस। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लिया इस पहली वाली सेल के पास, जिसका नाम स्पर्मेटोगोनिया सेल है, इसके पास क्रोमोसोम कैसे हों, 2n। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। तो ये जो आने वाली सेल अगली है, इनके भी क्रोमोसोम नंबर कैसे होंगे, डिप्लॉइड ही होंगे। तो मतलब ये सारी सेल्स कैसी होंगी, डिप्लॉइड। आप सुनना जानते, मैंने बताया था कि हमारे पास जो स्पर्मेटोगोनिया सेल हैं, इनमें से
कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या करेंगे, अपने साइज को इंक्रीज करती हैं, यानी उनमें क्या होती है, ग्रोथ। और जब उनके अंदर ग्रोथ होगी तो एक तो ग्रोथ के बाद जो सेल बनेगी, इस सेल को हम नाम देते हैं क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम देते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम दे दिया हमने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसके अंदर होता है क्या, मियोसिस। क्या होता है इसके अंदर, मियोसिस होता है। ठीक, तब होगा क्या कि ये जो सेल दिख रही है, इसके अंदर होगा मियोसिस। वैसे पहले होता है मियोसिस वन, मियोसिस दो दो स्टेप में होता है। तो पहले क्या होगा, मियोसिस वन होगा, उसके बाद मियोसिस टू होगा। जब मियोसिस होगा तो यहां से मुझे कितनी सेल मिलेंगी, दो सेल मिलेंगी। और ये जो दोनों सेल मिलेंगी, इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा, एक और बात बता दो, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसके बाद भी क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 2n ही होते हैं। कितने होते हैं, 2n ही होते हैं। इसके बाद ये जो सेल बनी है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, हाँ हाँ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है, उसे क्रोमोसोम पहले 2n थे, अभी कितने हो जाएंगे, n, यानी हैप्लॉइड हो जाएंगे। एंड देन ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें फर्दर मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद ये चार अलग अलग सेल्स बना देंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड बोलते हैं। और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। जो स्पर्मेटिड होगा, ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। और यहाँ जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी बच्चे, मियोसिस टू होगी। ठीक, जब ये स्पर्मेटिड बन गया है, तो ये स्पर्मेटिड क्या करेगा, स्पर्म की प्रोडक्शन करेगा। तो अगर हम बात करें, कुछ इस तरीके से हर एक स्पर्मेटिड से क्या बन जाएंगे, एक स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अगर आप देख पा रहे हो, तो क्या चीज कि एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से कितने स्पर्म बन रहे हैं, चार बन रहे हैं। स्टार्ट हमने किया था एक स्पर्मेटोगोनिया से, और फाइनली कहाँ पहुंच चुके हैं, चार स्पर्म तक। तो अगर हम बात करें, तो यहाँ से जो बने हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ये भी कैसे होते हैं, haploid। ठीक, तो अब कुछ बातें सुनना। जैसे यहां से लेके यहां तक जो कुछ भी हो रहा था, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन। यहां से लेकर के यहां तक जो कुछ भी हुआ है, मतलब बीच में ग्रोथ हुई है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। और यहां से लेकर के यहां तक जो कुछ भी हुआ है, इसे बोलते हैं मैचुरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, मैचुरेशन। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम देखें, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है। और एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से टोटल कितने स्पर्म बन रहे हैं, चार स्पर्म बन रहे हैं। अच्छा, स्पर्म को हम एक और नाम से जानते हैं, स्पर्मेटोजोवा। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोवा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, इसको बनाओ, उसके बाद आगे चलते हैं।
तो अगर हम आगे चले तो वैसे तो मैंने इसकी थ्योरी भी लिखवा रखी है। अभी भी मैं थोड़ा बहुत लिखवा देता हूँ, बट उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे अगर हम बात करें, कई बार आ जाता है तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए थ्योरी, वैसे खुद भी लिख सकते हो। सबसे पहली फेज जो थी वो क्या थी? मल्टीप्लीकेशन फेज थी। कौन सी फेज थी? मल्टीप्लीकेशन फेज। तो अगर हम मल्टीप्लीकेशन फेज की बात करें तो यहाँ हुआ क्या है, स्पर्मेटोगोनिया सेल माइटोसिस के थ्रू मल्टीप्लाई करके क्या बना रहे हैं? और ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम लिखें तो हो क्या रहा है, स्पर्मेटोगोनिया सेल अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म more and more diploid spermatogonia. डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया मतलब मल्टीप्लाई करके और ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनाएंगे, ठीक। इसके बाद जो है, मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर हम बात करें तो दूसरी फेज थी क्या? ग्रोथ फेज। और ग्रोथ फेज में क्या हुआ? सम स्पर्मेटोगोनिया सेल undergoes growth and increase its size by increasing cytoplasmic content। मतलब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को इंक्रीज करके ये अपने साइज को भी क्या कर लेते हैं? इंक्रीज कर लेते हैं। एंड देन तीसरा जो हमारे पास आता है, इसे हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। अच्छा, एक और बात, ग्रोथ फेज के बाद जो है, एक अगर इसमें ऐड करना चाहो थोड़ा सा ऐसे, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कौन सी चीज? डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक। फिर अगर हम मैच्योरेशन फेज की बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है भाई साहब? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड meiotically to form secondary spermatocyte and स्पर्मेटिड। मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड बनेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्पर्मेटिड अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म स्पर्म, हैप्लॉइड स्पर्म। हाँ,
मेटामॉर्फोसिस का, हाँ मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो थ्योरी वाला पोर्शन ये है कि यहाँ बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अगर आपको लिखना पड़े तो ठीक है थोड़ा बहुत। वैसे तो ये सारी चीजें आपने डायग्राम में देखी थी, खुद भी लिख सकते थे। क्या हुआ? हाँ थोड़ी बहुत तो लिखनी पड़ती है ना, डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स कितने हैं, कितने मार्क्स का पूछा हुआ उसके हिसाब से आंसर किया जाता है। अगर यहाँ तक हो गया हो तो आगे चलते हैं। आगे अगर हम चलें तो हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में मैं स्पर्म की स्ट्रक्चर बना नहीं रहा हूँ, सीआरटी में बनी हुई है, तो मैं यहाँ कोशिश करूंगा कॉपी पेस्ट करने की, ठीक। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास स्विमिंग के अंदर, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो क्या क्या चीजें देखी हम, तो स्पर्म के अंदर सबसे पहले क्या देखने को मिला, हेड मिला, सही बात है, क्या मिला है, हेड। अगर हम बात करें तो हेड के अंदर क्या क्या चीजें थी बताना तो फटाफट। सबसे पहले हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है। अच्छा, पूरी की पूरा स्पर्म जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, तो उसके बाहर की कवरिंग क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ हेड जो है उसके अंदर क्या होता है, हैव न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस। इसके अलावा जो है कवर्ड बाई एक कैप लाइक स्ट्रक्चर ना, एंड दैट कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोसोम। अगर हम बात करें तो एक्रोसोम जो होता है बच्चे, ये क्या करता है, सिक्रीट या कंटेन जो भी आप बोल दो एक्रोसिन। अच्छा एक और बात बता दूं, एक्रोसोम क्या है, मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी। मतलब एक्रोसोम बनता किससे है, गोल्जी बॉडी से बनता है। अब गोल्जी बॉडी क्या है भाई, सबको पता है ना, सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस एक स्ट्रक्चर है जिसका काम पैकेजिंग वगैरह होता है, ठीक है ना। तो ये मैं स्पेशली समीक्षा के लिए बोल रहा हूँ, ठीक, तुम्हारे लिए बोलना है। तो गोल्जी अपरेटस सेल के अंदर मौजूद स्ट्रक्चर है जिसका काम क्या होता है, जब प्रोटीन वगैरह या कुछ बन जाते हैं तो उसको पैक करना। जैसे जब आप कुछ चीजें ऑर्डर करते हो तो पैक करके आती है ना सामान, तो जो पैकेजिंग वाला सेंटर होता है उसी का काम गोल्जी बॉडी का होता है। हमारे सेल के अंदर मिलती है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक, क्योंकि 11 तो नहीं पढ़ी है। हाँ, तो आप सुना जानते हैं ये क्या बनाता है, एक्रोसिन बनाता है, एंड एक्रोसिन कंटेन्स, वैसे में तीनों एंजाइम्स के नाम लिखवाया था मैंने, ठीक है। तो सबसे पहला है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, दूसरा है हाइलुरोनिडेज, और तीसरा है जोना लाइसिन। और इन तीनों का काम क्या होता है आपको पता है, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। वैसे सबका अपना यूनिक काम होता है, लेकिन में सबका यूनिक काम नहीं, जैसे कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एग के बाहर एक कवरिंग होती है कोरोना रेडिएटा, उसको डिसॉल्व करता है। हाइलुरोनिक डेज जो है हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। जोना लाइसिन जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करता है। बट ये सेपरेटली एनसीईआरटी में इतना मेंशन किया हुआ है, ये हेल्प करते हैं किसमें, फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। तो पता है हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये हमने बात की क्या, हेड की, किसकी बात की, हेड की। अच्छा एक और छोटी सी बात मैं लिख दे रहा हूँ कि अस्पम जो होता है वो कवर्ड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किससे कवर होता है, कवर्ड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। यहां तक आप लोगों को क्लियर
अब अगर हम हेड की बात करें तो हेड के बाद इसके बाद क्या मिलता है, नेक मिलता है। तो अगर हम बात करें नेक क्या होगी, यही लिख दे रहा हूं, बहुत शॉर्ट होगी, छोटी सी, ठीक है ना, और कंटेन्स सेंट्रियोल। क्या होता है इसके पास, सेंट्रियोल होता है, ठीक है ना, मतलब दूसरा पोर्शन इसका नेक ही है, इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होते हैं बच्चे, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इसके पास कितने तरीके के होते हैं, दो होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल और एक होता है डिस्टल, ठीक। अच्छा बताओ, प्रॉक्सिमल और डिस्टल में से किसका किसका काम क्या होता है। हाँ, डिस्टल क्या करता है, फॉर्म फिलामेंट्स ऑफ टेल, फिलामेंट ऑफ टेल। और जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो क्या करेगा, डिवीजन ऑफ ओवम ऐसे बोल सकते हैं, अरे एग को डोनेट करेगा, एग ही तो डिवाइड करने में हेल्प करता है, मतलब इसका इस्तेमाल करता है हेल्प, एग अपने डिवीजन में, तो आप यही बोल सकते हो डिवीजन ऑफ ओवम करवाएगा। तो नेक की बात तो हो गई वहीं पे। तो नेक के बाद आपको अगला जो पोर्शन मिलता है वो क्या है, मिडिल पीस। मिडिल पीस में कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना है कि मिडिल पीस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्विमिंग। इंपॉर्टेंट बात, ये कैसे होते हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं, कैसे होते हैं, स्पाइरली अरेंज, स्पाइरल के फॉर्म में होते हैं, ठीक। एंड देन अगर हम बात करें इसका लास्ट पोर्शन दैट इज टेल। अगर मैं टेल की बात करूं तो टेल क्या होता है, लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है ना, लॉन्गेस्ट पार्ट, और हेल्प इन स्विमिंग। किसमें हेल्प करता है भैया, स्विमिंग में, यानी टेल की जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से इसको हेल्प मिलता है किसके अंदर, स्विमिंग के अंदर। क्लियर बात। तो ये सारी बातें हो गई स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब सुनना, जब स्पर्म बन जाता है तो स्पर्म बनने के बाद एम्बीड हो जाता है कहां पर, सर्टोली सेल के अंदर, और फिर बाद में जब जरूरत होती है तो सर्टोली सेल से क्या होता है, रिलीज होता है। तो उसके लिए हम कुछ टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, वो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा एंड में। अभी यहां तक आप लोगों को क्लियर है, अगले पेज पे चल सकता हूँ। तो अगर मैं अगले पेज पे चलूँ तो याद रखना है 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, कहां पर, इन सिंगल इजैकुलेशन। इजैकुलेशन मैंने समझाया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि रिलीज ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड इजैकुलेशन। एक बार इजैकुलेशन में कितने स्पर्म होते हैं, 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, और आउट ऑफ दिस 60% क्या होना चाहिए, 60% के पास क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज, नॉर्मल शेप एंड साइज, यानी रिमेनिंग 40% जो होते हैं वो डिफॉर्म होते हैं। मतलब हो सकता है किसी का हेड नहीं बना हो, किसी का टेल नहीं बना हो, किसी के शेप प्रॉपर नहीं होगी, सब रैंडम होते हैं। एंड आउट ऑफ दिस 60%, आउट ऑफ दिस 60%, जो 40% है इनकी क्या होना चाहिए, वाइग्रस मोटिलिटी, या विगरस बोल दो, विगरस मोटिलिटी। और बाकी बचा कितना, 60%, इनके पास क्या होना चाहिए, नॉर्मल मोटिलिटी, नॉर्मल मोटिलिटी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात याद रखना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा कि भैया टोटल स्पर्म कितने हैं
100। तो जब मैं बोलता हूँ 60%, तो मतलब 60 अस्पम और 40 अस्पम अलग अलग हो जाएंगे। 60 के भाग बहुत तेजी से मूव करते हो, तो 60 अस्पम का मतलब क्या हुआ कि ये नॉर्मल शेप एंड साइज वाले हैं। कैसे हैं? नॉर्मल शेप एंड साइज वाले हैं। अगर हम इसमें से बात करें तो इसमें से मैंने बोला 40% विग्रस मोटिलिटी, तो अगर आप 60 का 40% निकालोगे तो 40 डिवाइडेड बाई 100 और इंटू में कितना 60, तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कितना हो जाएगा 24 अस्पम। यानी 24 अस्पम के पास क्या होना चाहिए? विग्रस मोटिलिटी होना चाहिए। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो जाती है कि ये 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के हैं, ये वाले 60% क्या है विग्रस मोटिलिटी, ये वाले इसके, ठीक है ना। आउट ऑफ 60% जो था नॉर्मल शेप एंड साइज वाले, उन 60% का कितना 40% क्या होने चाहिए विग्रस मोटिलिटी। क्लियर बात? तो आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है यहां से तो आगे चलते हैं। चलो हाँ चलो अब सुना ध्यान से। एक वर्ड है हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस, एक वर्ड है स्पर्मिएशन। इन दोनों शब्द का मतलब समझ। जब मैं बोलता हूं स्पर्मियोजेनेसिस, इसका मतलब होता है स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना। स्पर्मेटिड से क्या बनना? स्पर्म। देखा था ना टेबल के अंदर जो बनाई थी फ्लो चार्ट, तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता था। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना इसे क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे स्पर्मिएशन क्या होता है, सुना ध्यान से। जब ये स्पर्म बन जाते हैं ना, तो बनने के बाद क्या हो जाएंगे? गेट एम्बीडेड इन सर्टोली सेल, इन सर्टोली सेल। भैया सर्टोली सेल के अंदर जाके क्यों एम्बीड हो रहे हैं? क्योंकि भैया सर्टोली सेल से इनको खाना मिलने वाला है, न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन के लिए ये सर्टोली सेल से क्या हो गए? एम्बीड हो गए। अब जब इनकी जरूरत पड़ेगी, सुनना, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल, सर्टोली सेल से स्पर्म का रिलीज होना, इसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। या कई बार लिखा होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तभी बुरा मत मानना। क्योंकि सर्टोली सेल कहाँ होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही तो होती है। तो ये दो शब्द भी आप लोगों को क्लियर हो गए। अब चलते हैं हार्मोन रेगुलेशन, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट कोर्स, हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन, सबसे पहले हमारी बॉडी में ग्लैंड होता है, और ग्लैंड का शुभ नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। और ये जो हाइपोथैलेमस भाई साहब हैं, ये क्या बनाते हैं? एक हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम क्या है? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो GnRH है, ये जाके कहाँ काम करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पर। कहाँ जाके काम करता है ये? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। और एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन जो निकलते हैं, उनका नाम क्या है? LH, या फिर इसको हम ICSH के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा कौन सा निकलेगा? जो LH है वो काम कहाँ करेगा? लेडिक सेल के ऊपर। और जो FSH है ये कहाँ काम करता है? सर्टोली
अगर हम बात करें लेडिक सेल से जो है ये क्या बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा भैया, हाँ, चलो टेस्टोस्टेरोन क्या करवाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म की प्रोडक्शन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। वैसे तो जनरली यही लिखा होता है सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस, बस ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी कंट्रोल करता है। जो सर्टोली सेल है इससे दो केमिकल्स निकलते हैं, कौन कौन से, एक होता है ABH और एक क्या होता है, इनहिबिन। इनहिबिन का काम क्या होता है, स्टॉप टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ना, स्टॉप टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को क्या कर देगा, रोक देगा। ABH क्या करेगा, हाँ, कंसंट्रेट टेस्टोस्टेरोन। इसके कंसंट्रेट करने से क्या होता है भैया, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। ABH का फुल फॉर्म यहाँ लिख दे रहा हूँ, ABH इज एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन। क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन, दिस इज द हार्मोन कंट्रोल। ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें रिलीज होती हैं और आगे कैसे, ठीक है ना। तब जो है मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन जो था वो खत्म हो गया है। बाकी हम अगली क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं।